हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेंद्र सिंह आज आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। अरबों का भारत पर आक्रमण। मध्यकालीन भारत के इतिहास का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज चलाने वाले हैं, तो उसी के तहत ये दूसरा पार्ट होगा। जैसा कि मैंने पिछली पार्ट में बताया था कि अरबों में यानी सऊदी अरब में किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, इधर उधर आक्रमण करना शुरू कर दिया, अत्याचार किए और दूसरे देशों पर, दूसरे क्षेत्रों पर जाकर के उन्होंने कब्जे करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं की नज़र भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश था। ऐसा माना जाता है कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। माना क्या जाता है, रियल में था भी। भारत बहुत पहले से प्रॉस्परस रहा, बहुत ज़्यादा संपन्न था, समृद्ध था, तो इसकी तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और जैसा कि हम प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, सदियों पहले से भारत का अरबों से और ईरानियों से प्लस यूरोप से बहुत पहले से व्यापार होता रहा है। तो इस कारण से भारत का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था। इसी प्रकार से इन लोगों ने भी विचार किया कि अगर हमें धन और संपत्ति चाहिए, अपूत धन चाहिए अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम भारत की तरफ व्यापार करें और व्यापार के बाद आक्रमण करें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। अब भारत के और अरबों के व्यापार के संबंध बहुत अच्छे रहे। वहाँ इस्लाम धर्म का उदय हो गया। इस्लामी व्यापारी जो इधर आते थे उनको, अरब व्यापारियों को बहुत सम्मान दिया जाता था और बहुत इज्जत के साथ उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनका व्यापार परमानेंटली चलता रहा। अब व्यापार में क्या था, इनका वैसे तो मुख्य व्यवसाय जो इनका था व्यापार और पशुपालन भाई, और वहाँ खेती तो होती नहीं थी, रेगिस्तान था, तो जमीन जायदाद तो कुछ फसल तो होनी नहीं थी। तो क्या होता था कि ये केवल व्यापार और पशुपालन पर टिके हुए थे। ये अरब भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अरब जो थे वही भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी। इनके बाद आएंगे तुर्क। तो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अगर क्वेश्चन आता है कौन है, तो वो अरब है, न कि तुर्क। इसके बाद अगर हम देखें निर्यात और आयात की बात करें, यानी भारत से जो व्यापार होता था, शॉर्टली हमने लिख लिया कि भारत से जो निर्यात होता था, यानी भारत से क्या क्या सामान बाहर जाता था, विदेशों में जाता था। तो भारत से जाने वाला चंदन था, कपूर था, मसाले थे, कपड़े थे, हाथी दांत, हीरा, शीशा, बांस इत्यादि कुछ ऐसी चीजें थी जो भारत से व्यापार होता था, भारत से अरबों के यहाँ जाती थी, सऊदी अरब में जाया करती थी। और कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत में आती थी, और जो भारत में आती थी उनमें से आपकी शराब थी, तलवार थी, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े इत्यादि। अब चूंकि यहाँ पर शराब और तलवार, खजूर, इनका व्यापार बड़े उच्च स्तर पर होता था। इन्हीं के साथ में क्या था, घोड़ों के व्यापार में थोड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया, जब अरबों को लगा कि हमें भारत को लूटना है, क्योंकि भारत में घोड़ों की नस्ल इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो देना बंद कर दिए। अब जब अच्छी नस्ल के घोड़े देना बंद कर दिए तो भारतीय जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, जिनको चाहिए थे, वो उन्हीं पर संतुष्ट करने लगे जो वैरायटी यहाँ पर मिल रही थी। तो अच्छी नस्ल के घोड़े इन्होंने अपने पास रखे, क्योंकि आक्रमण करना था। और उस दौरान आक्रमण के लिए कोई ऐसा तो था नहीं कि मिसाइलों का जमाना था या AK-47 का। उस टाइम पे तलवार, तीर और घोड़े यही सब मुख्य हथियार माने जाते थे। भारत में हाथियों की उपलब्धता थी, यहाँ सेनाओं में हाथी रहा करते थे, जबकि उनके यहाँ कोई हाथी नहीं थे। अब बात करें कि अरब जब आए तो इन्होंने कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया, किस क्षेत्र को जीता, तो इन्होंने सिंध और मुल्तान, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, उस सिंध और मुल्तान को पहले विजय किया। सिंध और मुल्तान का, हालांकि मुल्तान क्षेत्र जो है वो काफ़ी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ जाता है। तो सिंध और मुल्तान पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया और उसको विजय किया। इनका उद्देश्य केवल लूटमार था, इनका कोई यहाँ साम्राज्य स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। अब सिंध और मुल्तान जो क्षेत्र था, इसका एक राजा था ब्राह्मण वंशी दाहिर सेन। दाहिर सेन जो थे वो ब्राह्मण वंशी, दाहिर सेन ब्राह्मण वंशी राजा था। दाहिर सेन चच का पुत्र था। हालांकि माना जाता है कि चच की एक रानी थी
और उस रानी का सेनापति के साथ कुछ अफेयर रहा, तो चच के सेनापति और उसकी पत्नी का ये पुत्र था। जो भी है वो एक अलग बात है। अब इनका जो आक्रमण था, पहला आक्रमण, इन्होंने जो यहाँ लूटमार के उद्देश्य से आक्रमण किया, तो हालांकि प्रथम आक्रमण इनका 662 में हुआ, 662 ईस्वी में। और 662 में जब पहला आक्रमण हुआ तो अल हैरिस ने किया, उसके बाद वो असफल रहा, यानी दाहिर सेन की सेना ने बुरी तरह से उसे पराजित कर दिया, तो वो बाहर भाग गए। और ये वही दाहिर सेन है जिन्होंने अली के पुत्रों की रक्षा की थी, उन्हें शरण दी थी। जब उन्हें वहां पर इस्लाम के ही कुछ उमैयद खलीफा जो थे वो पकड़ के मार रहे थे, तो जब वो भागकर आए तो इन्हीं दाहिर सेन ने उनकी रक्षा की थी, उन्हें शरण दी थी। और आज वही इस्लाम को मानने वाले दाहिर सेन पर आक्रमण करने के लिए आए। चलिए इधर देखते हैं 664 ईस्वी में, मतलब पहला आक्रमण 662 में हुआ, दूसरा 664 में 2 साल बाद तुरंत आक्रमण हुआ। वो पहला किया था अल हैरिस ने, दूसरा किया अल मुअल्लम। ये दोनों नाम आपको याद रखने, अल हैरिस और अल मुअल्लम। लेकिन दोनों के दोनों असफल रहे, दोनों को बुरी तरह से पराजित किया दाहिर सेन ने। इसके बाद में अब एक नया चैप्टर माने या कुछ भी समझिए, नया नाम उभर के आया है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम, सामान्य तौर पर एक क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो इन लोगों के नाम नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि ये दोनों ही असफल रहे, मतलब ये दोनों ही पराजित हो गए। और प्रथम व्यक्ति था जो सफल रहा, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का सेनापति था। कौन था? उमैयद खलीफा का सेनापति। आरोप यानी कि आक्रमण किया, आक्रमण करने से पहले कुछ न कुछ तो बहाना पकड़ना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बहाना क्या किया? उमैयद खलीफा ने दाहिर सेन के यहाँ एक पत्र भेजा और उस पत्र में उसने संदेश भेजा कि हमारे जो 8 जहाज बहुमूल्य कीमती सामानों से लदे हुए आ रहे थे श्रीलंका से, हमारे 8 जहाज श्रीलंका से आ रहे थे कीमती बहुमूल्य सामानों से लदे हुए, और उनको तुम्हारे क्षेत्र में अर्थात देवल बंदरगाह के आसपास, जो आजकल कराची पड़ता है, कराची के पास में, तो देवल बंदरगाह के पास में समुद्री डाकुओं ने उन जहाज़ों को लूट लिया। अब हमें या तो वो जहाज लौटा दो या उन डाकुओं को पकड़ के हमारे हवाले कर दो। दाहिर सेन ने कहा साहब ऐसा है, ये समुद्री डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये कोई किसी की मतलब इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, हमें खुद नहीं पता है, हमारे भी जहाज़ों को लूट लिया करते हैं कभी कभार, तो ऐसा नहीं है कि ये हमने करवाया है। अब जिनने किया है हम देखेंगे, पता लगाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो आपको लौटा दिए जाएंगे, या तो जहाज लौटा दिए जाएंगे, नहीं तो जो डाकू मिल जाएंगे उनको पकड़ के हम आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ये तो एक बहाना था। उमैयद खलीफा ने क्या किया कि इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने आक्रमण कर दिया। ये बात है 711 ईस्वी की। ये बात कब की है? 711 ईस्वी की। अब 711 ईस्वी में प्रथम आक्रमणकारी अर्थात उमैयद खलीफा का पहला जो सेनापति वो आया, जो जिसका नाम था अब्दुल्ला, या उसको बोलते उबैदुल्ला। तो अब्दुल्ला पहली बार आया आक्रमण करने के लिए 711 में, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुआ। दाहिर सेन की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया। उसके बाद आया दूसरा आक्रमणकारी, और दूसरा आक्रमण 711 में ही, ध्यान रखना है 711 में ही कई आक्रमण हुए, तो 711 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ और ये आक्रमण किया बुदैल ने। किसने किया? बुदैल। तो दूसरा सेनापति था बुदैल, और ये भी बुरी तरह से पराजित हो गया। जब ये दोनों के दोनों पराजित हो गए, अब इसके बाद में उमैयद खलीफा ने तीसरा अपना सेनापति, युवा सेनापति भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसको सेनापति बनाया, नया सेनापति। ये युवा था और 17 वर्ष की आयु थी। 17 वर्ष की आयु में 711 ईस्वी में ही नए सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण इसने किया देवल बंदरगाह पर। कहाँ किया? देवल बंदरगाह, जो कराची के पास में, आपका जो आज पाकिस्तान में जहाँ कराची है, तो कराची के पास में पड़ता था देवल बंदरगाह। ये वहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो देवल बंदरगाह पर और देवल के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो सामंत था, हम कह सकते हैं वहाँ जो शासक था, वो दाहिर सेन का भतीजा था, जो बुरी तरह से पराजित हो गया। दाहिर इस युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं गया। ये सबसे बड़ी गलती दाहिर ने वहाँ की, क्योंकि उस टाइम पे दाहिर के पास जो शक्तियाँ थीं
वो कुछ न कुछ एकजुट थी। दूसरी बात, दाहिर को ये समझना चाहिए था कि 100 साल लगभग होने को आए थे, 100 साल पहले से ये आक्रमणों की योजना बढ़ रही थी। दूसरी बात, करीब 40-50 साल पहले से आक्रमण हुए भी, लेकिन उनको उसने पराजित कर दिया। तो उसको चाहिए था कि उत्तर भारत के और जो राजा थे, मजबूत शासक, उनसे मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन दाहिर ने मदद नहीं मांगी। और यहाँ तक कि जब देवल बंदरगाह पर आक्रमण हुआ तो दाहिर वहाँ नहीं गया। दाहिर जब नहीं गया तो उसका भतीजा बुरी तरह से पराजित हो गया। इसके बाद दूसरा आक्रमण, मतलब देवल को विजय करने के बाद फिर वो आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ा तो नेउन क्षेत्र पड़ता है। नेउन पर क्या जाकर के, जो पाकिस्तान का आज हैदराबाद है, उसी हैदराबाद जिले के अंदर आता है नेउन। तो नेउन के गढ़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा मोहम्मद बिन कासिम। तो नेउन पर दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था, एक राज्यपाल के तौर पर। जयसिंह जो था वो दाहिर का बेटा था और वो नेउन पर शासन कर रहा था। जैसे ही दाहिर को सूचना मिली कि हमारा भतीजा मारा गया है, तो उसने अपने बेटे को पहले अपने पास बुला लिया। खुद नहीं गया युद्ध भूमि में, बल्कि अपने बेटे को बुला लिया, जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया, अपनी राजधानी में। ब्राह्मणाबाद जो आज के लाहौर पड़ता है, तो लाहौर के पास है, लाहौर जिला में ही ब्राह्मणाबाद आता है, आज भी है पाकिस्तान में। उसी ब्राह्मणाबाद को राजधानी बनाए हुए था, उस ब्राह्मणाबाद में बुला लिया अपने पुत्र जयसिंह को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेउन विजय पर भी बहुत बड़ी गलती की। नेउन में क्या हुआ कि जब जयसिंह वहां से चला तो जयसिंह ने युद्ध की कमान एक पुरोहित को दे दी, एक ब्राह्मण को दे दी। अब भाई, जो क्षत्रियों का कार्य है भाई, जो युद्ध भूमि में जाने की योग्यता रखता है उसको भेजना चाहिए था, उसके बजाय एक आचार्य थे उनको दे दी। अब वो आचार्य बुरी तरह से पराजित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ एक दूसरा विचार भी है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर जितने भी बौद्ध बाहुल क्षेत्र था, बौद्धों की संख्या अधिक थी, तो बौद्धों ने विश्वासघात कर दिया राजा जयसिंह के खिलाफ। और जब विश्वासघात कर दिया, जाकर के उसके मोहम्मद बिन कासिम के कबीले में मिल गए, लेकिन ऐसा कम प्रमाण मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि इस क्षेत्र पर बौद्ध होने के कारण बौद्धों ने बड़ी आसानी से, जैसे ही उसने डराया धमकाया, 2-4 का कत्ल किया, तो बड़ी आसानी से वो धर्मांतरण कर गए और धर्मांतरण करके मुसलमान बन गए। हालांकि उनका एक काम ही था इस्लाम का प्रचार और धर्मांतरण करना, लूटमार तो कर ही रहे थे। सहवान, तीसरी विजय इसने सहवान में की। सहवान क्षेत्र भी आज भी सहवान है पाकिस्तान में। इसी सहवान क्षेत्र में इसका शासक था माजरा, जो बुरी तरह से पराजित हुआ। और पराजित क्या हुआ, वो पहले ही भाग गया, युद्ध भूमि में जाने से पहले ही भाग गया, सेना को युद्ध भूमि में भेजा और खुद भाग गया। इस प्रकार से सेना भी बुरी तरह से वहां से अफरा तफरी मच गई और वो भी पराजित हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 711 में उसने 3 किलों को जीत लिया, पहला देवल, दूसरा आपका नेउन और तीसरा जीत लिया सहवान का। अब तब तक समय बदल गया और 712 ईस्वी का समय लग गया। 712 में क्या है, राजौर, जो पाकिस्तान में आज भी पड़ता है राजौर, उस राजौर क्षेत्र में जाकर के इसने जैसे ही राजौर की गढ़ पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहाँ रावर में या राजौर में दाहिर सिंह अपने बेटे को लेकर के, जयसिंह को लेकर के, अपनी पूरी फौज को लेकर के पहुंच गया। और यहाँ दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम का भयानक युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध में क्या हुआ कि दाहिर सेन मारे गए, जो जयसिंह था वो वहाँ से भाग गया ब्राह्मणाबाद, और उसने सोचा कि ब्राह्मणाबाद हम सुरक्षित रह जाएंगे, वो ब्राह्मणाबाद चला गया। और दूसरी बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि जब राजौर में दाहिर सेन की हत्या हो गई, तो इनकी एक पत्नी थी, इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर कर लिया। तो जौहर का प्रथम प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जौहर का प्रथम प्रमाण, ये सती का नहीं, सती प्रथा का नहीं है, जौहर प्रथा का है। तो जौहर प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, दाहिर की पत्नी ने जौहर किया 712 ईस्वी में। दूसरी बात, ब्राह्मणाबाद, अब क्या हुआ कि जब ये दाहिर का बेटा भाग करके जयसिंह ब्राह्मणाबाद चला गया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसका पीछा किया और ब्राह्मणाबाद पर जाकर के आक्रमण किया। तो ब्राह्मणाबाद के युद्ध में दाहिर सिंह का बेटा यानी कि जयसिंह भी बुरी तरह से पराजित हुआ और वहां मारा गया। अब जब ये यहाँ पर मारा गया, तो दाहिर की दूसरी पत्नी थी रानी लाड़ी, ये दाहिर की पत्नी है, मतलब जयसिंह की माँ,
तो रानी लाड़ी जो थी इनको वहां पर बंदी बना लिया गया और इनके साथ में 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इनको भी बंदी बना लिया गया और अकूत धन संपत्ति जो भी थी किले की वो सारी लूट ली गई। यहाँ पर सूर्य देवी और परमल देवी ये 2 पुत्रियां थी, तो इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि इन दोनों पुत्रियों को यहाँ से और बगदाद के खलीफा के पास में, अर्थात जो उमैयद खलीफा था, जो शासक था इस्लाम का, उसके पास में भेज दिया गया इनको बंदी बनाकर। जब ये लड़की वहां पहुंची और खलीफा के सामने जाकर के जब इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो खलीफा को बहुत तेज गुस्सा आया। इन्होंने कहा, जापना आपने आपकी सेवा में हमें पेश करने से पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा उपभोग किया है, अर्थात हम तो एक झूठन है आपके लिए। और जब इस प्रकार की बात सुनी तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत आदेश दे दिया। कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि एक बैल की खाल में बंद करके उसको ले जाया गया और कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि उसको एक संदूक में बंद करके ले जाया गया। कुल मिलाकर के उसको यहाँ से वहाँ तक जब ले जाया गया बगदाद तक, तो वहाँ जाते जाते उसका दम घुट गया और वो रास्ते में ही मर गया। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 पुत्रियों की, इन 2 लड़कियों की जो सूझबूझ थी उसने भारत को बचा लिया, अगले भारत के हिस्से को बचा दिया। मोहम्मद बिन कासिम अगर वहां नहीं मारा जाता तो शायद उस टाइम पर वो भारत के अन्य भागों पर भी आक्रमण करता। अब बात ये आई कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण रहे, लेकिन इससे परिवर्तन उसने क्या क्या किया। उसने जो इम्पोर्टेंट कार्य, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया। सबसे पहले भारतीय इतिहास में सबसे पहले धर्म परिवर्तन किसने कराया जबरन? तो वो कराया तलवार की नोक पर मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बारे में एक कहावत है कि ये 17 वर्ष का था और 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को, यानी 17 वर्ष की उम्र के युवाओं को छोड़ देता था और उनसे कहता था इस्लाम कबूल करो, और उससे ऊपर के जितने भी लोग मिलते थे उनको बुरी तरह से मार डालता था, काट डालता था। इसने भारी नरसंहार किया था। इसने जजिया कर का प्रारंभ किया। जजिया कर का तात्पर्य यह है कि जो इस्लाम नहीं स्वीकार करना चाहता है तो वो टैक्स दे। ये धर्म का टैक्स था। जो जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उस पर टैक्स लगा दिया गया। इसने खजूर की खेती करवाई, ऊंट पालन करवाया, मतलब लोगों से कहा कि ऊंट को पालो, जबरदस्ती ऊंटों को पालने की प्रथा शुरू करा दी। दिरहम, ये जो इसने सिक्के भी चलवाए यहाँ, और जो सिक्के चलवाए उन सिक्कों को कहा गया दिरहम। तो दिरहम सिक्कों का प्रचलन करवाया। 3 पुस्तकों का, चरक संहिता, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत। चरक संहिता चरक की पुस्तक थी, जो प्रसिद्ध क्या कहेंगे हम उनको चिकित्सक थे, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक थी, राजनीति पर आधारित है। और ये क्या नाम है, ब्रह्म सिद्धांत, ये खगोल शास्त्र पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त जो खगोल शास्त्री थे इनकी पुस्तक थी। इन तीनों पुस्तकों का इसने अरबी में अनुवाद करवाया। इन तीनों पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया। एक पुस्तक है किताबुल जज, किताबुल जज। ये पुस्तक जो है ये पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत को पढ़ करके लिखी गई थी अल काजरी द्वारा। अल काजरी के द्वारा इस पुस्तक को, ब्रह्म सिद्धांत को जब उसने पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद उसने अरबी में एक किताब लिख दी, किताब उल जिज। और इसका तात्पर्य यही था कि जो जो इसमें ज्ञान था, जो भी उसने खगोल शास्त्र का ज्ञान सीखा, वो उसने इसमें उतार दिया। तो कुल मिलाकर के ये इसकी एक नकल है। ठीक है, ये इसकी एक नकल है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबों के आक्रमण का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अरबों के आक्रमण का प्रमाण मिलता है फारसी ग्रंथ चचनामा में। किसमें मिलता है? फारसी ग्रंथ चचनामा। तो ये था दोस्तों आज दूसरा पार्ट, मध्यकालीन भारत का भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम देख रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।